कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा आज। वाटर रिक्वायरमेंट आ गया तो क्या देखेंगे हम लोग? वाटर रिक्वायरमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? वाटर रिक्वायरमेंट। किसको बोलेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी वाटर रिक्वायरमेंट, और हम लोग क्रिटिकल स्टेजेस जो है यहाँ से भी एक क्वेश्चन इरिगेशन में पूछा जाता है। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछेगा, आपको घूमने उमने की जरूरत नहीं है। उसको कैसे याद रखना है ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर वाटर रिक्वायरमेंट बोल दिया कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, ऐसा पूछ दिया, तो पौधे को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, पौधा है तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। एकदम सिंपल सी बात है, आप लोग पहले समझिए कि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है। पौधे के सीड लगाया, सीड लगाने के बाद पौधा छोटा, ठीक है। बेस को बस क्लियर करते जाइए, इमेज बना बना करके पढ़िए, सिलेबस बहुत लंबा है। ये हमारे पास पौधा अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया, इसी को मैं लाइफ साइकिल बोलता हूं। मैं पहले ही बोल चुका हूं आप लोगों को, क्या बोला था कि सीड से सीड बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये सीड बनाया और यहां पर फिर से क्या बना लिया? सीड बना लिया। तो सीड से सीड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? लाइफ साइकिल कहते हैं। तो पौधे को अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जितना अमाउंट में पानी की आवश्यकता होता है, ठीक है, जितने अमाउंट में पानी की आवश्यकता होता है, उसे ही हम लोग पौधे की जल आवश्यकता या जल मांग कह सकते हैं, या वाटर रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, साइनोनिम आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, परंतु यही कहानी होगा। पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अलग अलग अवस्थाओं को कंप्लीट करने के लिए जितना पानी की आवश्यकता होगा, वही क्या कहलाएगा? पौधे की जल मांग कहलाएगा। अभी जल मांग को नापेंगे कैसे भैया? पौधे को हमेशा याद रखना, इसकी अगर वो यूनिट को पूछता है, किसको? यूनिट को पूछता है, तो पौधे को हमेशा हम लोग लगाते हैं किसमें? हेक्टेयर में। किसमें लगाते हैं? हेक्टेयर में लगाते हैं। हेक्टेयर में लगाएंगे हम लोग 1 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर में, 3 हेक्टेयर में। एकड़ में लगाएंगे 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 3 एकड़ में। खेत को यूनिट से, हमारे पास खेत को नापने की यूनिट क्या है? या तो फिर हमारे पास एकड़ है, या तो फिर हमारे पास क्या है? हेक्टेयर है। आ रहा है बात समझ में? मतलब हमारे यूनिट जो होगा, यहाँ पर मैं यूनिट अगर बोलना चाहूंगा, क्या बोलना चाहूंगा? यूनिट अगर इसका मैं बोलना चाहूंगा, तो यूनिट में क्या देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को? हेक्टेयर देखने के लिए मिलेगा। क्या? अब हमको पता है कि 1 हेक्टेयर हमारे पास खेत है, तो मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों को कि खेत में 5 सेंटीमीटर पानी डालना है। कितना डालना है? 5 सेंटीमीटर पानी डालना है। मतलब हमेशा हमको किस में पानी डालना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। आपको जितना सेंटीमीटर पानी डालना है, जैसे कि अब मेरे पास गेहूं के पौधे में लगाया, तो गेहूं के पौधे को लाइफ साइकिल को अपने कंप्लीट करने के लिए मान के चलिए लगता है 45 से 50 सेंटीमीटर। कितना? 45 से 50 सेंटीमीटर। तो मैं क्या बोलूंगा? 45 से 50 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, या 45 से 50 सेंटीमीटर पर एकड़। अगर मैं एकड़ में लगाया हूं फसल को तो एकड़ में बोलूंगा, अगर मैं हेक्टेयर में लगाया हुआ तो मैं एकड़ में बोलूंगा। तो पानी को हमेशा नापा जाता है किससे? सेंटीमीटर से। तो एक यूनिट हम लोगों को सेंटीमीटर पर हेक्टेयर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? सेंटीमीटर पर हेक्टेयर, ये मिलेगा, सेंटीमीटर पर हेक्टेयर मिलेगा। या तो फिर मैं अगर पानी को सेंटीमीटर से नहीं नापना चाहता, भाई पानी को हम लोग तीनों से नाप सकते हैं ना, टाइम के बेसिस पर भी नाप सकते हैं पानी को, बेस पीरियड में, या तो फिर हम लोग ड्यूटी पर भी नाप सकते हैं, अमाउंट भी नाप सकते हैं, या हम लोग डेल्टा में सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। किसमें? सेंटीमीटर में। तभी मैं डेल्टा में नापा, ठीक है, तो सेंटीमीटर हो गया। लेकिन अगर मैं ड्यूटी के बारे में बात करूंगा, अमाउंट के बारे में बात करूंगा, तो मैं एमएम में भी तो नाप सकता हूँ, ठीक है, या लीटर में भी तो नाप सकता हूँ। किसमें नाप सकता हूँ? लीटर में नाप सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है? एमएम पर हेक्टेयर भी हो सकता है, ये भी सही है, एमएम पर हेक्टेयर में भी नाप सकते हैं, या तो फिर हम लोग लीटर पर हेक्टेयर में भी नाप सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लास्ट में पर हेक्टेयर रहेगा, आप एमएम में नापिए, सेंटीमीटर में नापिए, या मैं अगर और नापना चाहूंगा तो मीटर पर हेक्टेयर में भी नाप सकता हूँ। इसमें लीटर में भी नाप सकता हूँ, और मैं मीटर में भी नाप सकता हूँ। तो ये सब इसके क्या है? यूनिट है। जैसे कि मैं बोलूंगा गेहूं के पौधे को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए कितना लीटर पानी की आवश्यकता होता है, तो जैसे यहाँ पर हमको पता चल गया कि गेहूं के पौधे को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होता है। तो हमको पता है कि सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 लाख लीटर। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 60 लाख लीटर। कितना हो जाएगा? 60 लाख लीटर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 60 लाख लीटर प्रति हेक्टेयर। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या सेंटीमीटर को मैं एमएम में कन्वर्ट नहीं कर सकता? एमएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एमएम भी हो जाएगा भैया उसका, और उस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में तो ही लिखा ही जा सकता है। तो पौधे को अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जितना अमाउंट में पानी की आवश्यकता होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पौधे की जल मांग कहते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? चलिए देखते हैं, नीचे वाली लाइन पर आकर के लिखिएगा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट क्रॉप, विभिन्न फसलों की जल
मांग, कुछ फसल के बारे में देखेंगे जो सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से। पहला नंबर पर लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप ही है जिसका देखेंगे। पहला नंबर पर लिखना शुगर केन का, शुगर केन का लिखेंगे 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। देखो मैं यूनिट लिखा कि नहीं लिखा, 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। अगर इसको मैं एमएम में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो एक एक जीरो बढ़ा दूंगा, क्या हो जाएगा, एक एक जीरो बढ़ा दूंगा, 2000 से 2500 कर दूंगा, ठीक है। एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। दूसरा नंबर पर लिखना राइस, जो पेपर में पूछा जाता है सिर्फ उसका बताऊंगा भाई, मैं सारे क्रॉप का नहीं बताने वाला। राइस का लिखेंगे 143 to 167 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। अभी याद करने में कठिन है, 143 to 167 कठिन है तो ब्रैकेट में लिख लो 150 सेंटीमीटर, एवरेज उतना ही आएगा उसका। उसके बाद आ जाओ वीट में, तीसरा इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो जैसे अभी मैं वीट में बताया 45 से 65 लिख लो, इसमें 45 से 65 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर वीट हुआ। चौथा नंबर बहुत महत्वपूर्ण, मेज 40 से 45 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। ये याद करने में कठिन है, कैसे याद करना है मैं बताता हूं इसको। 40 से 45 सेंटीमीटर ये हुआ। उसके बाद लिखेंगे ऑयल पल्सेस, दाल वाले जो क्रॉप है, दाल वाले में लिखेंगे आप लोग 20 से 25, 20 से 25 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लेना 10 से 15 सेंटीमीटर मूंग का रहता है। ये एक्सेप्शन है, असल में मूंग को कम पानी की आवश्यकता होता है इसलिए। चलिए एक और लिख लेते हैं, ऑयल सीड कुछ बचता है हमारे पास, 6, बस 6 ही पढ़ना है आप लोगों को, बाकी सब आएगा तो बन जाएगा। ऑयल सीड जितने सारे हैं, ऑयल सीड में लिखेंगे 35 to 45 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर। एक और बता दूं क्या, चलो एक और लिख लो, 6 है तो एक साथ कर लेते हैं, सातों बहनिया टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। वो लिख लेंगे कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो। कॉटन में लिखेंगे 60 to 70 सेंटीमीटर। बस हो गया, कहानी खत्म। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है गन्ना, किसने देखना है, गन्ना। 250 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ, 250 सेंटीमीटर। 100 कम कर देंगे, किसका बन जाएगा, धान का। किसका हो जाएगा, धान का। 150 हुआ, अब 150 में फिर 100 कम कर दो, किसका आ जाएगा, गेहूं का। किसका, गेहूं का। मतलब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं, 1/3 कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 100, 150, 250 में क्या करेंगे हम लोग, 100 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 150। 150 में 100 कम करेंगे, कितना हो जाएगा, 50। एवरेज इसका 50 ही तो आएगा, तो 45 से 65 ही तो लिखा हुआ मैं यहाँ पर। अब इसमें हम लोग पूरा का पूरा 100 तो है ही नहीं भैया, तो 100 कम नहीं कर सकते, तो उसके क्या करेंगे, 2 गुना को कम करेंगे। क्या करेंगे, 2 गुना को कम करेंगे। तो यहाँ पर 60 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 65 दिखाई दे रहा है, तो इस 65 में मैं 40 कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो 40 कम करेंगे, किसका हो जाएगा, पल्सेस का। किसका हो जाएगा, पल्सेस का। तो इतना सारा याद हो गया हमको। अब इस मेज को यहाँ से हटा दिए रहो, मेज को यहाँ से हटा दिए रहो, या मेज को ऐसे समझिए आप लोग कि गेहूं से जस्ट 10 सेंटीमीटर कम किसका होता है, मेज का होता है। ये याद कर सकते हैं आप लोग। और ये पल्सेस का हमको याद हो गया, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला हो गया। अब ये समझिएगा ऑयल सीड का जो होता है जस्ट पल्सेस से 10 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। 20 से 25 लिखा हूं, यहाँ पर 35 से 45 लिखा हूं, तो 25 को 35 तो लिख ही सकता हूं ना मैं, 25 को 35 लिख ही सकता हूं। तो जस्ट 10 क्या होता है हमारे लिए, वो ऑयल सीड का ज्यादा होता है। हो गया याद, खत्म कहानी।
कॉटन जो है एनुअल क्रॉप है, तो एनुअल क्रॉप के बेसिस पर हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से 70 सेंटीमीटर करीब करीब पानी देना होगा। बस इतना ही क्रॉप आप लोगों को पढ़ना है। और बाकी अब अगर आप लोगों को पूछता है कौन सा क्रॉप पूछ दिया, मस्टर्ड, क्या पूछा, मस्टर्ड पूछा, तो मस्टर्ड को कौन से मौसम में लगाते हैं, रबी के मौसम में। कहां पर लगाते हैं, रबी के मौसम में। गेहूं को कब लगाते हैं, रबी के मौसम में। तो सरसों का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होगा, इसी के करीब होगा। जौ को अगर पूछ दिया, बारले का पूछ दिया है, तो बारले का अगर पूछ दिया, बारले का वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो बारले और गेहूं एक जैसे दिखाई देते हैं, तो एक जैसे पानी लगेगा, कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। आ रहा है बात समझ में। अगर वो अरहर का पूछ दिया, तो अरहर किस में आएगा, पल्सेस में। अगर वो लिनसीड का पूछ दिया, किस में आएगा, ऑयल सीड में। ग्राउंडनट का पूछ दिया, किस में आएगा, ऑयल सीड में। आ रहा है बात समझ में। तो इससे आपको क्या करना है, एवरेज में पढ़ना है, इसमें एवरेज में पढ़ना है, एक दूसरे को कोरिलेशन नहीं। तो अभी आप लोग क्रॉप अगर देखना चाहेंगे तो 50 ठो क्रॉप रहेगा और 50 ठो क्रॉप का अलग अलग हमको वाटर रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से याद करेंगे तब, और कभी भी ऐसा आपको देखने के लिए पेपर पर नहीं मिलेगा, आपको पेपर पर ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है, एवरेज में देखने को मिलता है। तो जब एवरेज में ही पढ़ना है तो हम 50 ठो क्यों पढ़ें, 7 ठो पढ़ लेते हैं और बाकी सारी चीजों को यहाँ पर ला करके खत्म कर देते हैं। तो ये तो याद हो जाएगा। और उसमें भी याद नहीं करना है, एक तो याद करना है किसका, शुगर केन का। 250, 250 के बाद 150, 150 के बाद 50, 50 के बाद कितना, 25, और 25 के बाद 35, 35 के बाद 70। खत्म हो गया कहानी। मैं बिना देखे बोल सकता हूँ, बिना देखे मैं बोल सकता हूँ, बिना देखे आप लोग भी बोल सकते हो। बस 7 ठो आप लोगों को वाटर रिक्वायरमेंट पढ़ना है। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब ये वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ तक हो गई खत्म कहानी। तो ये अगर मैं वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूंगा, अब यहाँ से थोड़ा सा कठिन करते हैं सवाल को। अगर मैं इसको क्या बोला, वाटर रिक्वायरमेंट बोला, WR इज इक्वल टू क्या हो गया, वाटर रिक्वायरमेंट हो गया। तो ये जो पौधा अभी लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट कर रहा था, तो उसको पौधे को पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा, वाटर रिक्वायरमेंट का पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो देखिएगा, उस पौधे को अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए पानी मिलता है बेटा कहाँ से, इफेक्टिव रेनफॉल। कहाँ से, रेनफॉल से। कभी भी बारिश होगा तो उसका वाटर रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। भाई अगर हमारे पास पौधा था, हम लोग गन्ना लगाए हुए थे, उसको 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक का पानी चाहिए हुआ था, लेकिन उस साल क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर बारिश हो गया, ये 1000 mm बारिश हो गया, करीब करीब कितना mm हो गया, 1000 mm बारिश हो गया। तो उसका 100 सेंटीमीटर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फिलअप होगा कि नहीं होगा, 100 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। बाकी हमको इरिगेशन के रूप में पानी कितना डालना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर। कितना डालना पड़ेगा, 150 सेंटीमीटर। मतलब वाटर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हमारे पास इफेक्टिव रेनफॉल को हमको शामिल करना पड़ेगा। पौधे को जितना पानी चाहिए होता है, भाई ये हमारे पास कोई पौधा था, अब इस पौधे को चाहिए 200 सेंटीमीटर पानी, इस पौधे को 200 सेंटीमीटर पानी कहाँ कहाँ से मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये बारिश के द्वारा इस पौधे को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बारिश के पानी को वाटर रिक्वायरमेंट में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, काउंट कर लिया मैं। और इस पौधे को कहाँ से पानी मिलता है, ठीक है, इस पौधे को पानी मिलता है कहाँ से, इरिगेशन से। कहाँ से पानी मिलता है, इरिगेशन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव इरिगेशन बोलते हैं, जितना हम लोग सिंचाई करेंगे उससे। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इफेक्टिव इरिगेशन बोल दूंगा। इफेक्टिव इरिगेशन से इसको पानी मिलेगा। सॉरी ये तो गलत लिखा रहा है ना, ये हमको कहाँ से मिलेगा, इफेक्टिव रेनफॉल से मिलेगा, और प्लस हमको इफेक्टिव इरिगेशन से पानी मिलेगा। दोनों से पानी मिल गया हम लोगों को। और इस पौधे को अब हम लोग यहाँ पर कुआं बनाए हुए थे, इस कुएं से हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर पानी डाल दिए, दोनों से पानी मिल गया। और इस पौधे को पानी कहाँ से मिलता होगा भाई, सिंचाई के पानी को भी मैं जोड़ दिया उसमें, और रेनफॉल के पानी को भी जोड़ दिया। और कहाँ के पानी का उपयोग करता होगा पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और किस पानी को जोड़ू, पानी को दो ही रूप से मिलते होंगे, और पानी मिलता है हमारे सॉइल में पहले से मॉइस्चर रहता है। भाई मैं जिस समय क्रॉप लगाया उस समय पर हमारे सॉइल में कुछ मात्रा में मॉइस्चर रहा होगा, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जितना भी बारिश का पानी हो जो है वो पहले से मॉइस्चर के रूप में क्या रहा होगा, कंजर्व रहा होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग किसको काउंट कर सकते हैं, सॉइल मॉइस्चर को। किसको, सॉइल मॉइस्चर को। ये क्या कहलाता है, वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर रिक्वायरमेंट में कौन कौन शामिल होता है, इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल कहने का मतलब ये है कि वर्षा के जल को हम लोग काउंट करेंगे, सिंचाई के पानी को हम लोग काउंट करेंगे, और जितना हमारे सॉइल पर पहले से पानी मौजूद रहता है उसी पानी का उपयोग करके पौधा अपना जीवन यापन करता है। ये फार्मूला एडीएम पूछा था कि इफेक्ट हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या होता है करके। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहता तो आईआईडी के पेपर देते तो ये बन जा रहता। वहां पर अलग अलग प्रकार के आपको फार्मूला देखने के लिए मिलेंगे, फार्मूला को कर लो नोट। अब इस फार्मूला को दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या,
कभी नहीं। पौधे कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? रेनफॉल से, इरिगेशन से और सॉइल मॉइस्चर से। यही तीनों जगह से पौधे को पानी मिलता है, उसके अलावा कहीं से भी पानी नहीं मिलता है। तो ये पौधा को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ध्यान से समझिए, ये 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर पौधे को पानी चाहिए। तो क्या ये पौधा को मैं एक ही दिन में 200 सेंटीमीटर पानी दे दूंगा? क्या एक ही दिन में पौधे को पानी चाहिए होगा 200 सेंटीमीटर? नहीं, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं? अलग अलग स्टेज होते हैं। उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पर पौधे को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। तो हम लोग पौधे का एक लाइफ साइकिल को देख सकते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, 1 साल का होता है। किसी मनुष्य के मैं एक उसके लाइफ साइकिल को तो काउंट नहीं कर सकता ना, उसके हम लोग डेली लाइफ साइकिल को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे डेली लाइफ के साइकिल के बारे में बात करता हूँ कि डॉक्टर बोलता है कि मेरे को 8 लीटर पानी पीना चाहिए, 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। पर मैं 5 लीटर में अपना काम चला लेता हूँ, 5 लीटर मान के चलिए पानी मैं पीता हूँ। तो क्या मैं दिन भर 5 लीटर पानी पीते रहूंगा कि एक ही बार में 5 लीटर पानी पी लूंगा ऊंट के जैसा, मेरा दिन भर के लिए होगा? ऐसा हो गया कहानी? नहीं ना। जिस समय मेरे को सबसे ज्यादा मात्रा में पानी, मेरे लाइफ साइकिल में, मेरे 24 घंटे की ड्यूरेशन में कुछ मेरे ऐसे स्टेजेस होंगे जिस समय पर मेरे को सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होता होगा, उसी समय मैं पानी लूंगा तो उस पानी का क्या होगा? मेरे पास बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। अगर मेरे को पानी की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती में पानी पीना शुरू कर दूंगा तो मेरे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, और बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा मतलब मेरे कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगा। तो इस पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती इस खेत में पानी डालोगे तो क्या ये पौधा अपना जीवन यापन अच्छे से करेगा कि इसका लाइफ साइकिल बर्बाद हो जाएगा? इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। वो जबरदस्ती के पानी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, इवापोरेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन करेगा, अपना जितना सारा एनर्जी था उस एनर्जी को वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए लगाएगा, और एब्जॉर्ब करके उसके पौधे की बॉडी में तो काम है ही नहीं, क्योंकि उसके टर्गिडिटी का लेवल तभी से मेंटेन है 90% में। तो वो क्या करेगा? बाकी पानी को अपनी स्टोमेटा को खोलेगा और बाहर की तरफ करेगा, पानी ऊपर उठाएगा, बाहर करेगा, पानी ऊपर उठाएगा और बाहर करेगा। मतलब वो पानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम नहीं आ रहा है। मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ ऐसे स्टेजेस होना चाहिए जिस समय पर पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कि मेरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मैं 24 घंटे के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो सोने से पहले मेरे को पानी पीना पड़ता है। अगर मैं सोने से पहले अगर 1 लीटर पानी नहीं पीऊंगा तो सुबह मेरा नींद अच्छे से नहीं खुल पाएगा। तो वो सोने से पहले जो मैं पानी पीता हूँ वो मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर उस टाइम पर मेरे को पानी नहीं मिलेगा तो मेरा लाइफ साइकिल खत्म, अगला दिन में काम नहीं कर पाऊंगा। पहला नंबर हुआ। दूसरे नंबर पर खाना खाने के आधे घंटे के बाद, अगर खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं रहेगा, मतलब अच्छे से काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। कभी कभी खाना खाते हुए भी थोड़ा बहुत पानी पीना पड़ता है। उस समय पर अगर हम लोग थोड़ा बहुत पानी नहीं पियेंगे तो हमारे मुंह में खाना अटक जाएगा, और मुंह में खाना अटक जाएगा मतलब हमारे कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे पास 5 लीटर जो मैं पानी लेता हूँ उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पर बांट करके रखा हुआ हूँ। अगर उस टाइम पर अगर मैं नहीं पिया तब मेरे लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, मेरे कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास पानी है, एक बोतल आप जैसे पानी लेकर के आए तो जबरदस्ती उस पानी को पी रहे हैं। जिस समय पर जरूरत होगा उसी समय पर तो पियेंगे ना, ठीक है। तो ठीक वैसे ही प्लांट के भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं, उसी समय पर पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अगर उस समय पर पौधे को पानी नहीं देंगे तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा और वो हमको उत्पादन देना कम कर देगा। आ रहा है बात समझ में? उस स्टेज को, उस अवस्था को बोलते हैं हम लोग क्या? क्रिटिकल स्टेजेस। क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्टेजेस। और ये क्रिटिकल स्टेजेस हर एक प्लांट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इतने सारे लोग हैं, क्या सभी लोग एक जैसे टाइम पर पानी पीते हैं? सभी लोगों को एक जैसे टाइम पर पानी की आवश्यकता पड़ता है क्या? नहीं। तो वैसे हमारे पास बहुत सारे क्रॉप है, उन सारे क्रॉप को अलग अलग टाइम पर पानी की आवश्यकता पड़ता होगा। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप को कौन कौन से टाइम पर पानी की आवश्यकता होता है। अगर उस टाइम पर हम लोग पानी अगर नहीं देंगे तो प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्रिटिकल स्टेजेस क्या होता है? आया बात समझ में? क्रिटिकल स्टेज क्या होता है कि प्लांट का ऐसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्टेज जिस समय प्लांट को सबसे ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होगा। अब मैं आप लोगों को थ्योरी नहीं लिखा रहा, सीधा क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में बता दे रहा हूं, ठीक है। क्या इसमें नोट्स चोरी नहीं होता है ऐसे में? नहीं तो यहाँ पर लिखवा देंगे, तुम लोग नोट्स कोई कॉपी कराएगा तो उसको पता नहीं चलना पाए चाहिए ना कि क्रिटिकल स्टेजेस क्या होता है। सुनोगे तभी बस पता चलेगा, ठीक है। और दोबारा इसको सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं लिखवाया जा रहा है, ताकि आप एक ही बार में उसको क्या कर लो, याद कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आप दिमाग खोल करके बैठोगे, नहीं तो लिखा तो है, घर में जाकर पढ़ लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ, क्या बोलूं मैं? वाटर रिक्वायरमेंट बोलूं कि इरिगेशन बोलूं कि क्या बोलूं? ठीक है, इरिगेशन बोलूं, वाटर रिक्वायरमेंट बोलूं।
तो चलो लिख लो क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, या डायरेक्ट क्रिटिकल स्टेजेस बस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन भी बोल सकता है, वो वाटर रिक्वायरमेंट भी बोल सकता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं किसका, देखें वीट का देखें। सबसे पहले वीट का, और यही वीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रिटिकल स्टेजेस में वीट का ही क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी क्वेश्चन को बार 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 पूछा जाता है, और कुछ भी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस इसमें कितना होता है। तो यहाँ पर एक लिखे हो ना, तो यहाँ पर ए नंबर लिखेंगे, ए नंबर पर लिखेंगे CRI। नाम सुने हो आप लोग, क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। पहला नंबर का स्टेज हुआ। दूसरा नंबर का जो स्टेज आता है, पहले इसके स्टेज को हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर का जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग टिलरिंग। क्या कहते हैं, टिलरिंग। जो सी नंबर का स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ज्वाइंटिंग। 4 नंबर का जो स्टेज होता है, चौथा नंबर का, ये सॉरी डी नंबर का, 4 लिख दिया मैं, डी फॉर डफर। 4 नंबर पर जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लावरिंग स्टेज कहेंगे। फ्लावरिंग, ABCDE आएगा ना इसके बाद। फ्लावरिंग के बाद आएगा मिल्किंग, मिल्किंग, और ABCDE F फॉर फिश, फिश मतलब डब, DOUGH, डब स्टेज। ये 6 स्टेज है। अब ये 6 स्टेज आप लोगों से याद होना चाहिए। ये हो जाएगा याद, कैसे याद करना है, चलो याद करने की जरूरत नहीं, कैसे याद करते हैं इसको मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। CRI, टिलरिंग, ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डब, ये प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज है असल में, ठीक है। अब कैसे कैसे स्टेज है, चलिए ध्यान से समझिएगा क्या क्या कहानी होता है। यहाँ पर अगर मैं कोई गेहूं का पौधा लगाए, समझिए बस, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, और हर साल एक क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। पर आप एक बार पढ़ोगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर गेहूं के पौधा अगर हम लोग बीज लगा दिए तो कुछ दिन बाद यहाँ पर हमको ऐसा एक गेहूं का पौधा देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर गेहूं में क्या रहेगा, एक रूट निकलेगा। क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। जो प्रारंभिक रूट होता है, ये गेहूं में जो प्रारंभिक रूट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सेमिनल रूट। क्या कहते हैं, सेमिनल रूट। ये सेमिनल रूट जो है, ये जब गेहूं का पौधा जब अंकुरण हो रहा था, ये अंकुरण हो रहा था, तो यहाँ पर रेडिकल और प्लूमुस दोनों निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूमुस निकलेगा, यहाँ पर रेडिकल्स निकलेगा, तो एक सूट बनाएगा और एक क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो ये जो रूट होता है, प्रारंभिक रूट जो होता है, उसी को कहते हैं हम लोग सेमिनल रूट। ये जो सेमिनल रूट है बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा नाजुक रहेगा, नरिशमेंट रहता है। जैसे बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा बहुत ज्यादा नाजुक होता है, बस वैसे ये क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा नाजुक रहेगा, समझ लेना। तो ऐसा नाजुक इसलिए, और देखना वो छोटे बच्चे के जैसे उसका हमको केयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है। जैसे कि छोटे बच्चे को बार बार खाना खाने की आवश्यकता होता है, बार बार भूख लगता है, वैसे हमारा पौधा भी क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसको जल्दी जल्दी खाना चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, जल्दी जल्दी खाना चाहिए। तो सेमिनल रूट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये मेन फंक्शन ये होता है कि प्लांट को ये क्विकली क्या करे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उसको फूड प्रोवाइड करे। ये सेमिनल रूट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, परंतु वो होता नरम है। होता क्या है, नरम है, सकुलेंट होता है। जैसे कि बच्चे लोगों का जो खाना होता है, उसको तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी तो खिलाया जाता है, परंतु उसके पावर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, एनर्जी के बारे में, तो बच्चे लोगों का जो फूड होता है उसमें एनर्जी क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप लोग अगर एक टेबलेट खाना पसंद करोगे, सर में आपके दर्द हो गया, तो आप टेबलेट खाओगे, 500 mg खा लोगे, ज्यादा ताकत है उसमें। बच्चे लोगों को 500 mg खिला पाएंगे क्या, नहीं खिला पाएंगे। 20 mg, 25 mg, 30 mg का मतलब उसमें क्या रहता है, एनर्जी कम रहा, ठीक है। तो बस वैसे ये रूट में क्या रहता है, एनर्जी। इस बच्चे को, जो हमारे जो पौधा है, वो भी तो बच्चा ही है, उसको खाना जल्दी जल्दी चाहिए था, लेकिन कम कम चाहिए था। तो ये क्या करता है, जल्दी जल्दी क्विक क्विक प्रोवाइड करता है, परंतु नरम होता है। क्या होता है, वो नरम होता है। पौधे को वो क्या करेगा, सहारा नहीं दे पाएगा। जब पौधा 20 दिन का करीब हो जाता है, तो 20 दिन का पौधा जैसे ही हो जाएगा, तो अब ये पौधा क्या करने पड़ेगा, अपने आप को बढ़ाना चाहेगा, ऊपर की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। तो अब पौधा जब बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आकर के देखते हैं पौधे को, तो ये जब पौधा बड़ा हो रहा होगा, तो ये हवा के तेज झोंके के कारण क्या हो सकता है, गिर सकता है। अब इधर से तेज हवा के झोंके आएगा और पौधा क्या हो सकता है, गिर सकता है, क्योंकि इसका रूट नाजुक है। रूट क्या है, नाजुक है, पौधे को सहारा नहीं दे पाएगा, ठीक है। रूट क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा, और टूटने के कारण पौधा क्या हो सकता है, गिर सकता है। तब इसको सहारा देने के लिए अपने रूट को मजबूत करना होगा कि नहीं करना होगा, रूट को क्या करना होगा,
मजबूत करना होगा। तो ये सेमिनल रूट क्या हो जाता है, दूसरे रूट में चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, दूसरे रूट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कितने दिन का समय बीतेगा, 20 दिन का समय बीतेगा, हमारा पौधा 20 दिन का हो जाएगा। 20 दिन के बाद ये सेमिनल रूट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्राउन रूट में। किसमें, क्राउन रूट में। और ये जो क्राउन रूट होता है ये हार्ड इन नेचर का होता है। कैसा रहता है, हार्ड इन नेचर करेगा। पौधे को वो क्या करेगा, स्टेब्लिशमेंट करने के काम करेगा, पौधे को सहारा देने के काम करेगा। साथ ही साथ वो न्यूट्रिएंट को पौधे का धीरे धीरे खाना चाहिए। क्या चाहिए, धीरे धीरे खाना चाहिए। तो वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे खाना इकट्ठा करेगा और पौधे को ज्यादा अमाउंट पर खाना भी प्रोवाइड वो करेगा। तो मेनली इसका ये काम होता है, पौधे को सहारा देना। तो ये पहला नंबर की स्टेज है। जिस समय इसका रूट डेवलपमेंट हो रहा होगा उसी समय पर हमको पानी देने की आवश्यकता पड़ेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो इसका रूट चेंज नहीं होगा, सेमिनल रूट से क्राउन रूट में चेंज नहीं होगा, और क्राउन रूट में चेंज नहीं होगा मतलब हमारा पौधा वहीं पर जाकर के गिर जाएगा, पौधा अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले नंबर पर हमको CRI स्टेज पर पानी देना पड़ता है। पहले पर रूट पर जब उसका चेंजेस हो रहा होगा तब। धान में भी वो चेंज होता है, याद रखेंगे, धान में भी चेंज होता है। धान में भी दो प्रकार के रूट होते हैं, सेमिनल रूट और क्राउन रूट। तो आप लोग धान में कैसे चेंज होता है, ये अपने गेहूं के फसल में अपने आप चेंज हो जाता है, याद रखना। धान के फसल में रेट जो रूट है अपने आप चेंज नहीं होता है। धान में देखना आप लोग क्या करते हैं, धान की जब रोपाई करते हैं 20 दिन के बाद करते हो, याद है। धान की रोपाई कितने दिन बाद करते हैं, 20 दिन के बाद करते हैं, 3 सप्ताह के बाद करते हैं। तो 3 सप्ताह बाद क्या करते हैं, धान के पौधे जब हम लोग नर्सरी से निकालते हैं तो नर्सरी से निकालेंगे तो उसका रूट टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो जहां जहां से रूट टूटा हुआ होता है वहीं से उसका नया रूट निकल जाता है। वहां जहां जहां से सेमिनल रूट डैमेज होगा वहीं वहीं से क्राउन रूट क्या होगा, नया निकलने लगेगा। तो वहां पर हमको धान के खेत में रूट को डेवलपमेंट करना पड़ता है और गेहूं के खेत में अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो, और अगर मैं ट्रांसप्लांटिंग नहीं किया, क्या कर देता हूं मैं, ब्रॉडकास्टिंग राइस किया हूं, तो ब्रॉडकास्टिंग राइस में रूट कैसे टूटेगा सर। 82 करते हो तो 82 कितने दिन बाद करते हो, 1 महीना बाद। कितना महीना बाद, 1 महीना बाद। तो 20 दिन बाद ही तो कर रहे हो। तो 20 दिन बाद जब हम लोग खेत पर क्या करेंगे, देसी हल को चलाएंगे तो वहां पर रूट उसका डैमेज होगा कि नहीं होगा, रूट डैमेज होगा। जहां से सेमिनल रूट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्राउन रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धान में हमको रूट को चेंज करने की जरूरत, रूट को चेंज करने की जरूरत पड़ता है। याद रखना, इस कहानी है ये, और हमको गेहूं पर ये कहानी हमको देखने के लिए नहीं मिलता। चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप बदल जाता है। 20 दिन जैसे ही होगा उसके बाद वो रूट अपना क्राउन रूट को सेमिनल रूट को क्राउन रूट में डेवलपमेंट करने लगेगा। तो जिस समय पर रूट आ रहा होगा उसी समय पर हम लोगों को सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा, पहला नंबर पर। तो अगर ये पूछा कि ये डेट कब आता है, ये कब आता है, तो 21 डे आफ्टर सोइंग। क्या आएगा, 20 डे 1 आफ्टर सोइंग, बुआई के 3 सप्ताह के बाद में आएगा। याद रहेगा इतना। अबे पहला नंबर की स्टेज को कभी याद करने की जरूरत पड़ेगा, कभी नहीं। अब देखते हैं ये टीलरिंग स्टेज क्या होता है सर। तो जैसे ही 20 दिन का हमारा पौधा हो गया, अब इसमें रूट डेवलपमेंट हो गया, रूट का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो अब वो अगला स्टेज में जाएगा कि नहीं जाएगा, अगला स्टेज में जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखे थे गेहूं का एक ही पौधा था। कितना पौधा था, एक ही पौधा था। 20 दिन जैसे ही होगा तब इसका रूट का डेवलपमेंट पर्याप्त मात्रा में हो गया है। तो हम लोग धान के खेत में जितने भी घास वाले फैमिली वहां पर जा करके देखते हैं तो हमको और अलग से बहुत सारे पौधे देखने के लिए मिलते हैं। भाई मैं गेहूं का एक ही बीज लगाया हुआ था तो एक ही पौधा होना चाहिए। जैसे आम का एक बीज लगाया तो एक ही पौधा होना चाहिए ना, तो वहां पर एक ही पौधा होता है। लेकिन धान में आप लोग देखेंगे एक पौधे का रोपाई करते हैं हम लोग, लेकिन जब काटने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमको बहुत सारे पौधे देखने के मिलते हैं। तो इसका जो लेटरल हमारे पास जो नए सूट्स निकले हुए हैं उसी को कहते हैं हम लोग टीलर। क्या कहते हैं, टीलर कहते हैं। और ये टीलर कब निकलेगा, जड़ आने के बाद। भाई पहले जड़ आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जड़ निकलने लगेगा, यहाँ पर नया शाखाएं निकलने लगेंगे। तो ये जितने ज्यादा मात्रा में टीलर होंगे उतने ज्यादा मात्रा में बालियां होंगी। ठीक है, जितना ज्यादा मात्रा में क्या होगा, हमको यहाँ पौधे देखने टीलर देखने के लिए मिलेंगे, उतने ज्यादा मात्रा में बाली देखने के लिए मिलेगा। और जितना ज्यादा बाली होगा उतने ज्यादा हमारा उपज होगा। तो बाली लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पौधे को पानी देना पड़ेगा। क्योंकि पौधे को पानी देंगे तो पौधा खाना बनाएगा, और पौधा खाना बनाएगा तब जाकर के वो टीलर निकालेगा। अगर वो खाना ही नहीं बना पाएगा तो वो कैसे जाकर के टीलर निकाल पाएगा। क्योंकि हमको तो फोटोसिंथेसिस पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है, जाकर के क्या बनाता है, खाना बनाता है, फिर ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, समझ लेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट वो बनाएगा तभी जाकर के वो टीलर निकाल पाएगा। तो जब वो टीलर निकाल रहा होगा उस समय पर जाकर के उसको दूसरे नंबर पर पानी देने की आवश्यकता पड़ेगा। दूसरे नंबर की स्टेज आया समझ में, पहले जड़ आएगा फिर क्या आएगा, टीलर आएगा। तो ये कब आएगा, अब इससे 20 दिन सोच लो आप लोग, 40 से लेकर के 45 दिन लिख दो इसमें, 40 से लेकर के 45 डे में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या होगा, तो अगला नंबर का स्टेज देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं क्या, अगला नंबर की स्टेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सभी स्टेज में यहीं पर बना देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हमारे पास ज्वाइंटिंग होगा। अब आप लोग जितने सारे धान वाले फसल देखे होंगे, ये धान वाले फसल, यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइंटिंग देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? ज्वाइंटिंग। जैसे कि गन्ना आप लोग देखे होंगे, तो गन्ने में क्या रहेगा, एक मेन स्टेम रहेगा, या गेहूं में एक मेन स्टेम रहेगा। यहाँ पर बीच बीच में हमको क्या देखने को मिलता है? इंटरनोड देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इंटरनोड। तो आपको गन्ने में और मक्के में ये विजिबली देखने के लिए मिल जाता है, परंतु गेहूं में और हमको धान में ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या होता है? फ्लैग लीफ के साथ लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, जब वो पैरा बन जाता है ना, जब हम लोग धान की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कभी पैरा को देखना, वो बीज से क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो बीज से जुड़ रहा है पोर्शन, इसी को कहते हैं हम लोग ज्वाइंटिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइंटिंग। तो पौधा अब एक ही होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें तो लकड़ी होता नहीं है। हमारे पास जितने सारे सीरियल क्रॉप है तो लकड़ी नहीं होता, मतलब वो पौधा आसानी के साथ गिर सकता है, कम मजबूत रहेगा। लेकिन बीच बीच से अगर वो ज्वाइंटिंग रहेगा तो मजबूत होगा कि नहीं वो पौधा? तो अपने आप को ऊपर वाले पोर्शन को मजबूत करने के लिए क्या करेगा? वो बीच बीच से ज्वाइंट कर लेता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अब ऑस्मोसिस प्रेशर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेगा। अब यहाँ पर जाइलम है, देखो कहानी को समझिएगा ना। अब यहाँ से पौधा क्या किया, चलो थोड़ा सा कठिन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ से पौधा क्या किया? पानी को ग्रहण कर लिया। पानी को क्या किया? ग्रहण कर लिया। अब पानी ग्रहण करके ऊपर की तरफ भेज दिया, जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ भेज दिया। ठीक है, अब वो पौधे का रूट काम करना बंद कर दिया। ठीक है, पौधे का रूट काम करना बंद कर दिया। तो ये पानी यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेगा कि नहीं लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगेगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण पानी फिर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण पानी क्या हो जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा। तो पौधे के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? नुकसानदायक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एक इंटरनोड बना रहेगा, जाली लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जाली। अब वो पानी अगर उससे ऊपर पहुंच गया है तो नीचे आ ही नहीं पाएगा अपने आप, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्सेस अब नहीं लगेगा। रोक देगा रे, क्या करेगा? रोक देगा। आ रहा है बात समझ में? तो रोक देगा तो क्या होगा? हमारा पानी जो है नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, जो सेल शेप है वो अपने आप नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा। ये आप बात को समझिए। उसके लिए भी एक हमारे पास क्या होता है? इंटरनोड काम कर रहा होता है, और पौधे को मजबूती प्रदान करने के लिए भी हमारा पौधा का काम कर होता है। तो पौधा पहले आएगा, जड़ को डेवलपमेंट करेगा, टिलर निकालेगा। अब टिलर निकालने के बाद पौधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और बढ़ेगा मतलब क्या करेगा? वो यहाँ पर इंटरनोड बनाएगा, और ये इंटरनोड बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वाइंटिंग स्टेज कहते हैं। तो ज्वाइंटिंग स्टेज कब आएगा सर? तो ज्वाइंटिंग स्टेज कब आएगा? उससे 20 दिन फिर जोड़ दो। क्या कर दो? 20 दिन फिर जोड़ दो। यहाँ पर कितना दिन हो जाएगा? 60 से लेकर के 65 दिन। 60 से लेकर के 65 दिन। अब आता है सर फ्लावरिंग। अब पौधा आगे बढ़ जाएगा। अब पौधा आगे बढ़ने के बाद क्या करेगा? फिर फ्लावर निकालेगा कि नहीं निकालेगा? ये फ्लावर निकालेगा। तो जिस समय फ्लावर निकालेगा उस समय पर ज्यादा खाना की आवश्यकता होगा उसको। जितना ज्यादा खाना रहेगा उतना ज्यादा उसके फ्लावर खुलेंगे। ठीक है, उतना ही ज्यादा उसमें पॉलिनेशन होगा, उतना ही ज्यादा नंबर पर उसमें लगेंगे। तो जितना ज्यादा फ्लावर ओपन होगा, जितना बड़ा उसका बाली होगा, उतना ही ज्यादा उत्पादन देगा ना वो। तो इसीलिए हमको फ्लावरिंग स्टेज पर भी पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये कब आएगा सर? 20 दिन फिर जोड़ दो। कितना दिन हो जाएगा? 80 से लेकर के 85 दिन। 80 से लेकर के 85 दिन। अब ये हो गया भैया फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग आने के बाद यहाँ पर बन जाएंगे दाने। क्या बन जाएगा? दाने बन जाएंगे। ये दाना लग गए यहाँ पर, मान के चलिए। अब ये दाना जैसे फ्लावरिंग होगा, पॉलिनेशन होगा, दाना बनेगा। तो आप लोग अगर गेहूं के, धान के दाने देखे होंगे तो प्रारंभिक अवस्था में जब वो ग्रीन स्टेज में रहता है, ठीक है, तो अगर उसको आप लोग दबा करके देखोगे तो वहां से दूध जैसे कुछ पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं मिल्क। क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं। तो जिस समय इसमें मिल्क भरा रहा होगा, दूध भरा रहा होगा, पॉलिनेशन होने के बाद दूध ही भराएगा ना उसमें, तो जिस समय उसमें दूध भरा रहा होगा उस समय पर हमको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई करेंगे, खाना बनाएगा, और ज्यादा खाना बनाने के कारण हमारे पास ज्यादा दूध भराएगा। और ज्यादा दूध भराएगा मतलब हम लोगों को बड़ा बड़ा दाना देखने को मिलेगा, बोल्ड सीड देखने के लिए मिलेगा। अगर उस समय पर हम लोग सिंचाई नहीं करेंगे तो चपटा चपटा दाना, छोटे छोटे हमको कटा फटा दाना देखने के लिए मिलेगा। तो मिल्किंग स्टेज में इरिगेशन करेंगे। कहाँ पर? मिल्किंग स्टेज में। आ रहा है बात समझ में? कहाँ पर? मिल्किंग स्टेज में। हो गया, कहानी खत्म। अब ये मिल्किंग स्टेज हो गया, तो मिल्किंग स्टेज कब आएगा सर? यहाँ पर कब आएगा? वो 100 दिन में। कब आ जाएगा? 100 दिन में आएगा। 100 से 105 दिन में ना। चलो तो लिख देते हैं 100 से, कहाँ गया रे, 100 से 105 दिन में आ जाएगा। अभी हमारे पास मिल्क भी भरा गया, दूध भरा गया पूरा का पूरा, 105 दिन में दूध भरा गया। अब वो दूध पकेगा कि नहीं पकेगा? भाई मैं दूध का उत्पादन कर ली हूँ, डेयरी से दूध खरीद करके ले आया, अगर उस दूध को नहीं पकाऊंगा मैं तो दूध खराब होगा कि नहीं होगा?
दूध हो जाएगा खराब भैया। अब उससे मैं अगर बोलूंगा दही बना लूंगा सर, उससे मैं बोलूंगा घी बना लूंगा सर, तो उसके लिए दूध को क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा। तो ये डू डब स्टेज जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं दाना पकते समय। क्या कहते हैं, दाना पकते समय। तो ये जो दाना बना हुआ है, दूध भराया हुआ है, ये दूध जिस समय पर पक रहा होगा, ठीक है, उस समय पर हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सिंचाई करने की आवश्यकता होगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हम लोग सिंचाई करेंगे, ज्यादा खाना बनाएगा, और ज्यादा खाना बनाने के बाद वो पौधे को क्या करेगा, जो बीज बना हुआ है उसको क्या करेगा, वो पकाएगा। क्या करेगा, पकाएगा। फिर वही हमको अच्छा बोल्ड बीज देखने के लिए मिलेगा। तो वो दूध भराया रहता है, वही चावल जब पक जाता है तो हमको चावल देखने के लिए मिलता है ठोस रूप में। तो जब वो मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म वाला जब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस समय पर हमको एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा। ये कब आएगा सर, तो ये आएगा 110 दिन से लेकर के 115 दिन में। 110 से 115 दिन की अवस्था पर हमको देखने के लिए मिलता है। ये है कहानी। अब आप बोलोगे सर डब स्टेज में कैसे 20 दिन का अंतर नहीं हो रहा है, तो देखिए गेहूं को लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में। कब लगाते हैं, अक्टूबर से नवंबर में, ठंडी के दिन पर लगाएंगे। और काटेंगे कब, मार्च में काटेंगे, तो मार्च में तापमान बढ़ जा रहता है, इसलिए ये स्टेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पहले आ जाएगा। 10 दिन में ये स्टेज करीब करीब हमको देखने के लिए मिल जाता है। आ रहा है बात समझ में। अब इसको भूल जाओगे क्या, ये 6 स्टेज याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। पहले जड़ आएगा, जड़ आने के बाद उसमें टीलर आएगा, टीलर आने के बाद पौधा अपने आप को बढ़ाएगा, पौधा अपने आप बढ़ाने के बाद फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद मिल्क आएगा, और मिल्क आने के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, दाना क्या हो जाएगा, पक जाएगा। ये 6 स्टेज हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है, इफ फार्मर हैव ओनली 1 इरिगेशन वाटर, हमको यहाँ पर बोला जा रहा है गेहूं के खेत में कितना सिंचाई करना चाहिए, 6 बार सिंचाई करना चाहिए। कितना बार, 6 बार। अब कोई किसान जीत पर अड़ा हुआ है, मैं लगाना चाहता हूँ गेहूं, मैं क्या लगाना चाहता हूँ, गेहूं, और मैं गेहूं ही लगाना चाहता हूँ, मेरे पास भैया एक ही सिंचाई के पानी है, आई हैव ओनली 1 इरिगेशन वाटर फॉर इरिगेशन इन व्हीट, हमारे पास गेहूं में सिंचाई करने के लिए केवल एक ही पानी है और मैं गेहूं लगाना ही चाहता हूं। तब उसको साइंटिस्ट लोग कौन सा सलाह दें, कौन से अवस्था पर जाकर के सिंचाई करो, इसको कैसे जाने भाई, हमको तो सभी अवस्था पर पानी देना है, सबका सब इंपॉर्टेंट है, पर उसको कुछ ना कुछ उत्पादन मिल जाए। अब यहाँ पर एक्सेप्शन शुरू होगा, ठीक है, कहानी का मोड़ शुरू होगा। अगर हमारे पास केवल एक सिंचाई का पानी है, तब जाकर के हम लोग कौन सी अवस्था पर सिंचाई करें। तो यहाँ पर आ जाइए, व्हेन अ फार्मर हैव ओनली 1 इरिगेशन वाटर, स्टार पॉइंट लगा करके लिखेंगे, स्टार पॉइंट लगा लेना और लिखना, इफ farmer have only 1 irrigation वाटर लिखना जरूरी, इरिगेशन वाटर। अगर किसान के पास केवल एक सिंचाई का पानी है, तब कौन सी अवस्था पर सिंचाई करें, CRI में करना पड़ेगा भैया। कहां पर, CRI में। अब एक दूसरा किसान आया, ठीक है, दूसरा फार्मर आया, वो बोलता है मेरे पास 2 सिंचाई का पानी है। कितना है, 2 सिंचाई का पानी है। व्हेन अ फार्मर हैव 2 इरिगेशन वाटर, इफ फार्मर हैव TWO 2 इरिगेशन वाटर, तब कहां पर जाकर के सिंचाई करें, चलो याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देख लो, ये 6 स्टेज हमको समझ में आ गया है। यहाँ पर तो इरिगेशन करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो हमको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, आप 2 स्टेज को छोड़ दो, 2 स्टेज को क्या कर दो, छोड़ दो। अगला नंबर फ्लावरिंग पर पानी दे दो। तो एक बार पानी दिए, 2 बार छोड़ दिए, एक बार पानी दिए, 2 बार क्या कर दिए, छोड़ दिए। ऐसे में याद रहेगा, मतलब उस समय पेपर में जाओगे ना, भूल जाओगे कौन कौन सी स्टेज होता है। ये 6 स्टेज को वहां पर अलग से लिख लो 1 मिनट में जाकर के। वहां पर अगर पेपर में ऐसा कुछ सवाल आया हुआ है तो वहां पर जाकर के 1 बार पानी दो, 2 बार छोड़ो, 1 बार पानी दो और 2 बार छोड़ दो। तो कहां पर पानी दिए, CRI और फ्लावरिंग में पानी दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। याद नहीं करना है, याद रखना, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में कुछ चीज ऐसी नहीं है जिसको याद करने की आवश्यकता है, बस समझने की आवश्यकता है। तो कहां पर पानी दिए, A नंबर पर हम लोग CRI में, और B नंबर पर कहां पर पानी दिए, फ्लावरिंग में, यहीं पर पानी दिए, हो गया कहानी। अब एक नया किसान आता है, वो बोलता है मेरे पास 3 सिंचाई का पानी है, इफ फार्मर हैव 3 इरिगेशन वाटर। गेहूं से एक सवाल पूछता ही ना भाई, इफ फार्मर हैव THREE 3 इरिगेशन, ठीक है, 3 इरिगेशन के वाटर है उसके पास, तब कहां कहां पर पानी डालें, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर तो डालना ही पड़ेगा ना,
तो पहला हम लोग कहां पर डालेंगे, CRI में, यहां पर पानी डालेंगे, एक स्टेज छोड़ दो, दूसरा में पानी दे दो, दूसरा फिर छोड़ो, तीसरा यहां पर पानी दे दो। सरल है, कोई कठिन है क्या? एक बार पानी दिया, एक बार छोड़ा, एक बार पानी दिया, एक बार छोड़ दिया, एक बार पानी देकर के फिर भी एक बार छोड़ दिया। तो CRI में पानी दिया, ज्वाइंटिंग में पानी दिया और मिल्किंग में पानी दिया। CRI, ज्वाइंटिंग और मिल्किंग स्कीप कर करके देना है हमको। क्या करना है? स्कीप कर करके, क्योंकि पौधे को मेरे को लंबे समय तक जिंदा रखना है, पूरे लाइफ साइकिल में जिंदा रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CRI और क्या बोला था मैं, ज्वाइंटिंग और क्या हो जाएगा, मिल्किंग। क्या हो जाएगा, मिल्किंग। ये कहानी खत्म। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अब यहाँ से, ठीक है। इस CRI के 6 स्टेजेस के बारे में कौन साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। द CRI, आप लिखो, फिर कहानी लिख लो, ठीक है। ये CRI ऐसा नहीं लिखेंगे। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वीट इज गिवन बाय द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वीट इज गिवन बाय, लिख लिए, गिवन बाय, लिखेंगे BL भारद्वाज। एक तो साइंटिस्ट आया था BL भारद्वाज नाम का, उन्हीं ने बोल दिया कि 6 बार हमको पानी देना चाहिए। हो गया, कहानी खत्म। अगर गेहूं की इरिगेशन से सवाल पूछेगा तो इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। और अगर वो कठिन सवाल पूछेगा तो क्या बोलेगा, कितने दिन बाद आता है, 21 दिन बाद आता है, 40 दिन बाद आता है, 20 दिन काउंट कर लेना, बोला तो हूँ, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद। प्रत्येक जो हमारे पास क्रिटिकल स्टेजेस है करीब करीब 20 दिन के बाद आता है। याद हो जाएगा गेहूं का। चलिए दूसरा क्रॉप देखते हैं। फिर दूसरा नंबर का क्रॉप लिखना, राइस। राइस में लिखेंगे बूटिंग। अब थोड़ा छोटा छोटा आगे जाएगा, बूटिंग। अब ये बूटिंग स्टेज क्या होता है सर? अब मैं सभी का उसे डायग्राम नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो बता दिया, बूटिंग मतलब होता है फ्लैग लीफ स्टेज। चलो लिख लो, फ्लैग लीफ स्टेज। फ्लैग लीफ मतलब उसका जो धान के पौधे में जो मेन लीफ होता है फ्लैग लीफ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग लीफ कहते हैं, ठीक है। वही फ्लैग लीफ आता है, उसके बाद फिर बालियां निकलना शुरू होता है, ठीक है। आप लोग देखोगे धान के बाली, देखेंगे बाली के पास में एक तो बड़ा सा पत्ती रहता है ना, उसी पत्ती को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लैग लीफ कहते हैं। तो जो फ्लैग लीफ आ रहा होगा उसी समय हमको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लैग लीफ आएगा, उसके बाद ही वहां पर बालियां निकलेंगी और बाली निकलेगा तो हम लोगों को ज्यादा सिंचाई, ज्यादा मात्रा में उपज मिलेगा। 2 हो गया। तीसरा नंबर का क्रॉप लिखेंगे मेज। मेज में क्या होता है सर? तो मेज में होता है एक, क्या होता है, टेसल। और बी नंबर पर क्या होता है, सिल्क। अब ये टेसल और सिल्क क्या होता है? तो अगर ये हमारे पास क्या है, मक्के का पौधा समझ लेना अब इसको। तो मक्के में जो बालियां होती है, इसके बालियां को हम लोग क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। और यहीं पर हमको भुट्टा देखने के लिए मिलता है, कॉब देखने के लिए मिलता है, इसके कॉब को क्या कहते हैं हम लोग, सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क। तो याद रखिए कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि क्या पूछेगा, मक्का में सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था कौन सा है, यही पूछेगा। ऑप्शन में रखेगा आपका, पहला नंबर का ऑप्शन रखेगा टेसल, दूसरा नंबर का ऑप्शन रखेगा सिल्क, तीसरा नंबर का ऑप्शन रखेगा इनमें से दोनों, A+B, और तीसरा नंबर का ऑप्शन रखेगा क्या, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा उस समय पर आप लोगों को। अगर वो पूछा कि इनमें से कौन सा मक्के में सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्था है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, ऐसा बोल दिया वो, तो अगर A B लिखा हुआ है, यहाँ पर C पर लिखा है A+B लिखा हुआ है, और D नंबर पर लिखा है नोटा, इनमें से कोई नहीं। अभी इलेक्शन आ रहा है तो नोटा लगाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये 4 स्टेजेस अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, तो अब बताइए मक्के में सिंचाई करने की अवस्था में कौन सा नंबर के ऑप्शन पर लगाओगे, C नंबर के ऑप्शन पर, ठीक है। अगर मैं बोल देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन इन मेज, इनमें से कौन सा मक्के में सिंचाई की सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, तो कहां पर लगाएंगे? देखिए मक्का जो होता है वो होता है प्रोटोटेंट्री क्रॉप। कहानी को समझिए, मक्का क्या होता है, प्रोटोटेंट्री क्रॉप। अब ये प्रोटोटेंट्री क्या होता है, ऐसे पोर्शन, ये जो मेल फ्लावर, इसको हम लोग टेसल को क्या कहते हैं, मेल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल फ्लावर। अब ये जो सिल्क होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल।
तो ऐसे पौधे जिसमें मेल फ्लावर पहले आते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोटेंड्री। क्या कहते हैं? प्रोटोटेंड्री। तो मक्का में आता पहले क्या है? मेल वाला पोर्शन आता है, इसीलिए मक्के को कहा जाता है प्रोटोटेंड्री क्रॉप। क्या कहते हैं? प्रोटोटेंड्री क्रॉप। ऐसे पौधे जिसमें गाइनो वाला पोर्शन बाद पहले आता है, फीमेल पोर्शन पहले आता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो मक्का एक प्रोटोटेंड्री है, और अगर हम लोग पर्ल मिलेट के बारे में बात करेंगे तो क्या है? प्रोटोगाइनी। बाजरा क्या है हमारे पास? एक प्रोटोगाइनी क्रॉप है। ऐसा बहुत सारे क्रॉप देखने के लिए मिलता है हमको। तो जो पहले आएगा उसको पहले पानी देंगे ना, जो पहले आएगा उसको पहले पानी देंगे। तो क्योंकि इसमें टेसल पहले आ रहा है, मतलब टेसल क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रिटिकल होगा। तो अगर वो बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मोस्ट क्रिटिकल, बोला है सबसे ज्यादा पूछा है, तो इस दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, और टेसल वाले ऑप्शन में आप लोगों को लगाना पड़ेगा। मोस्ट बोला है तो टेसल होगा, और कौन है करके पूछा बस है, तो अब इसमें सी नंबर का ऑप्शन। बस उसमें मोस्ट पूछने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदल रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि हमको आता है सारी चीजें, वहां पर जाओगे तो सब जाकर के घूम जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बी केयरफुल होकर के आपको क्या करना, सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, थोड़ा सा शब्द बदलने के कारण। जैसे वहां पर मैं इरिगेशन में बोला था ना, इन दी सॉइल ऑन दी सॉइल बोला था, ऑन दी में अलग हो गया था, हिंदी में क्या हो गया था? अलग हो गया था। तो कहानी बदल जाता है, थोड़ी सी पोर्शन में क्या हो जाता है? कहानी बदल जाता है। ये हो गया हमारे पास क्या? मेज, टेसल और सिल्क में। और नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए, चौथा नंबर पर आ जाओ, चौथा नंबर पर आ जाओ और लिखो मस्टर्ड। सरसों में, सरसों में कब करते हैं सिंचाई? सरसों में लिखेंगे रोजेट स्टेज। ठीक है, बी नंबर पर लिखेंगे सिलिक्वा स्टेज, रोजेट और सिलिक्वा। अब ये सिलिक्वा को बार बार पूछता है पेपर, पहले तो ये भी पूछ देता है कि मस्टर्ड के जो पॉड होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं करके। आ रहा है बात समझ में? तो असल में मस्टर्ड के पॉड को किस नाम से जानते हैं? सिलिक्वा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉड स्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉड स्टेज। अगर आपको याद नहीं आता है तो मस्टर्ड के फ्लावर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोसेट। क्या कहते हैं? रोसेट। इसको मैं फ्लावर बोल दूं, फ्लावर बोल देता हूँ। तो मस्टर्ड के जो पॉड होते हैं उसको सिलिक्वा ही क्यों कहते हैं, और कुछ दूसरा नाम क्यों नहीं बोले? मैं तभी पॉड बोल दिया, पॉड बोला तो तुरंत समझ में आ गया। तो सिलिक्वा क्यों कहते हैं? कुछ तो कहानी होगा, तब तो सिलिक्वा बोलते होंगे। बाकी सारी चीजों को पॉड क्यों बोल दे रहे हैं हम लोग? अरहर के जो फली होते हैं उसको पॉड बोल देते हैं, सॉरी हमारे पास मटर जो होता है उसको पॉड बोल देते हैं, पर मस्टर्ड इसके क्या बोलते हैं, सरसों के फली को क्यों सिलिक्वा कहते हैं? उसके जैसे ही दिखता है, मटर के जैसे ही तो रहता है, मटर का दाना बड़ा बड़ा रहता है इसलिए, और हमारे पास सरसों के दाना छोटा छोटा रहता है, पर इसको सिलिक्वा क्यों बोले, इसको पॉड क्यों बोले? आप लोगों को पता है कि फ्रूट के, उसके फ्रूट के टाइप को कैसे उसको बदलेंगे? आप लोग देखेंगे कैप्सूल होता है, थैलेमस होता है, ये सब चीजें होता है ना, अलग 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 चीजें होते हैं। उसको फ्रूट को देख करके बता सकते हो आप लोग। ठीक है, उसको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, इमेज से समझ में आता है। देखिए क्या होता है, पहले यही सुन लो उसके बाद आगे देखेंगे। ये हमारे पास एक मटर का दाना, ये हमारे पास मटर का पॉड है। ठीक है, मटर के पॉड को मैं खोल दिया। तो कभी भी आप लोग मटर छीलते होंगे तो देखना, एक बीज यहाँ पर, दूसरा बीज यहाँ पर, तीसरा बीज यहाँ पर, चौथा बीज यहाँ पर, ऐसे हमको बीज देखने को मिलता है। तो जब हम लोग पॉड को खोलेंगे तो एक सारा पॉड हमारे पास ओपन हो जाए और दूसरे साइड सारा का सारा बीज क्या हो जाए? अरेंजमेंट हो जाए, पॉड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉड। तो मटर छीलते हो तो दोनों तरफ दाना जाता है तो एक तरफ रहता है, एक तरफ होता है, इसलिए क्या कहला रहा है? पॉड कहला रहे हैं। अरहर कभी छीले हो? अरहर छीलेंगे तो एक ही साइड दाना रहता है, चना छीलोगे तो एक ही साइड दाना रहता है, क्या कहलाएगा? पॉड कहलाएगा। जितने सारे में एक साइड छिलाएगा क्या कहलाएगा? पॉड। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसको सरसों को छील करके देखूंगा, अगर ये सरसों के हमारे पास क्या है? पॉड है, इसको मैं छील करके देखूंगा तो इसमें बीज जो होते हैं ना वो अल्टरनेट रो पैटर्न में अरेंज होते हैं। एक बीज इधर रहेगा, दूसरा बीज इधर, एक बीज इधर, दूसरा बीज इधर, एक बीज इधर, दूसरा बीज इधर, अलग अलग दोनों साइड अरेंजमेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं? बीज दोनों साइड अरेंजमेंट होते हैं। और जब उसको हम लोग पेका पेक करेंगे इसको, तो एक बीज फिर से इधर आ जाएगा, फिर से इधर आ जाएगा, मतलब लाइन से जमा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन जब खोलेंगे तो दोनों अलग अलग साइड में आधा आधा हाफ हाफ मात्रा में बीज खुल जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिलिक्वा कहते हैं। तो जैसे जैसे जिसका जिसका फल जो होगा ऐसा खुलता होगा, क्या कहेंगे? सिलिक्वा कहेंगे। फिर एक आता है कैप्सूल, जैसे कि लिनसीड है, लिनसीड के फल को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारे पास तिल जो होता है उसके जो फ्रूट जो होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल ही कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप वो नहीं देखें तो भिंडी का जो फल होता है उसको भी क्या कहते हैं हम लोग?
कैप्सूल कहते हैं। तो कैप्सूल के जैसे होता है, जैसे कि एक हमारे पास ऐसा कुछ रहेगा गोल, अगर उसे हम लोग क्रॉस सेक्शन काट करके देखेंगे तो गोलाकार दिखाई देगा। फिर इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बना होता है, भिंडी खाए हो ना, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, एक बीज यहाँ पर, एक बीज यहाँ पर, एक बीज यहाँ पर, ऐसे रो से क्या रहेगा, बीज जमा हुआ रहेगा, क्या कहलाएगा, कैप्सूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैप्सूल। तो जैसे आप लोग तिल में देखे होंगे, तिल के अगर फल को देखेंगे, तिल में एक बीज, एक रो बीज लगा हुआ है, दूसरा रो पर फिर बीज लगा हुआ है, तीसरा रो पर फिर बीज लगा हुआ है, चौथे नंबर के रो पर फिर बीज लगा हुआ है, फिर वो एक क्या बन जाता है, एक पूरा का पूरा पॉड बन जाता है। इसलिए तिल के जो फल होते हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। सेम वैसी बीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, फल देखने के लिए मिलेगा कहां पर, लिनसीड के केस में देखने को मिलेगा, अलसी के केस में देखने को मिलेगा, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सूल ही कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग भिंडी को भी कैप्सूल कह रहे हैं। देखो पढ़ते जाओगे ना तो ये सब चीजें सरल लगने लगेगा। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो सब चीजों को याद करना पड़ेगा, भिंडी भी कैप्सूल कहेंगे, इसको भी कैप्सूल कहेंगे, इसको भी कैप्सूल कहेंगे, तो कैप्सूल किसको किसको कहेंगे समझना पड़ेगा, तब जाकर के आसानी से समझ में आएगा। बहुत कठिन नहीं है एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर, आप लोगों को लगता बस है कठिन है करके, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर, चलिए ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर चलेंगे। और कौन सा बच गया मस्टर्ड के बाद, हाँ शुगर केन लिख लीजिए। चलिए शुगर केन, शुगर केन में लिखेंगे फॉर्मेटिव स्टेज, शुगर केन में फॉर्मेटिव स्टेज। एक ही होगा, दो क्रॉप और लिखते हैं फिर चलते हैं। शुगर केन में फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब होता है बढ़वार के समय, जब तक पौधा 1 मीटर तक के हाइट का ना हो जाए, ठीक है, इतना हाइट तक के ना हो जाए, उस समय तक हमको उसको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ता है। जनरली शुगर केन को लगाया जाता है फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में, तो मार्च अप्रैल मई यही 3-4 महीने हम लोग सिंचाई करेंगे। यहाँ पर मैं बोल भी सकता हूँ अगर डेट में पूछेगा तो 30 से लेकर के 120 दिन, 20 डे आफ्टर प्लांटिंग, 30 से लेकर के 120 दिन। तो गर्मी के दिन में सिंचाई करेंगे, उसके बाद मानसून लग जाता है, बारिश हो जाता है, फिर हमको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर की क्रॉप अगर आप लिखेंगे तो लिख लेंगे आलू, पोटैटो। पोटैटो में कब सिंचाई करेंगे, स्टोलन फॉर्मेशन टाइम, स्टोलन फॉर्मेशन टाइम। अभी स्टोलन क्या होता है सर, कल घर से पढ़ के आना स्टोलन क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे ट्यूबर इलॉन्गेशन टाइम, या ट्यूबर फॉर्मेशन लिख दूं क्या, चलो फॉर्मेशन लिख देता हूं, दोनों का मतलब सेम ही है, दो ही लिख लो, एक और लिख लो, चलो ग्राउंड नट। ग्राउंड नट में कब सिंचाई करना चाहिए, पेगिंग स्टेज पर। अभी पेगिंग क्या होता है, किसको बोलेंगे पेगिंग, किसको बोलेंगे पेगिंग, क्या होता है पेग, गुच्छा, क्या गुच्छा, आप लोगों को नहीं पता पेग क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले पेग लास्ट बताऊंगा ना, इसके बाद मैं अलग अलग स्टेज के बारे में नहीं बताऊंगा। पर ये हमारे पास कोई प्लांट आ गया, आपको लगता है कि सब समझ में आता है, भैया कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब ये ग्राउंड नट में क्या आ गया, फ्लावर आ गया, ठीक है, क्या आ गया, फ्लावर। तो हमको पता होता है कि फ्लावर में कितने पोर्शन होते हैं, 2 पोर्शन होते हैं। अगर मैं टिपिकल फ्लावर के बारे में बात करूंगा, कुछ यहाँ पर ला करके कुछ ऐसे फ्लावर, तो हमको यहाँ पर 2 कुछ अलग अलग पोर्शन दिखाई देंगे, ठीक है। ये हमारे पास पत्तियां हैं, समझ लेना भैया, टिपिकल फ्लावर है, ठीक है, ऐसी दिखेगा ना फ्लावर, ठीक है, पहली बार अच्छा इमेज बनाया हूँ, ठीक है, अच्छा ऐसी दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल वाला पोर्शन होगा, ये क्या होगा, मेल वाला पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, फीमेल वाला पोर्शन होगा, क्या होगा, फीमेल वाला। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोफोर कहेंगे, क्या कहेंगे, गाइनोफोर कहेंगे। या तो मैं क्या कह सकता हूँ, गाइनोसियम कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, गाइनोसियम, और इसको मैं एंड्रोसियम कह सकता हूँ। तो 2 ही पोर्शन होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो फिर इसके एंड्रोसियम जो होता है वहां पर पॉलन ग्रेन लगता है, क्या लगेगा, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन है, और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन जैसे ही गिरेगा पॉलिनेशन यहीं पर आ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा इसके गाइनो वाले पोर्शन में, और पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर यहीं पर हम लोगों को बीज देखने के लिए मिलता है,
यहीं पर क्या बनेगा, बीज बनेगा ना। जहां पर पुष्प में फ्लावरिंग हो रहा है तो ये पुष्प बना हुआ था, पॉलिनेशन होगा, फिर यही पुष्प के पास ही तो फल बनेगा, यही पुष्प के पास क्या बनेगा, फल बनेगा। तो ग्राउंड नट में यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ग्राउंड नट के केस में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर पुष्प बना हुआ है, पुष्प में पॉलिनेशन भी हो रहा है, पर क्या ग्राउंड नट हम लोगों को मूंगफली यहीं पर फला हुआ दिखाई देता है, ग्राउंड नट हमको यहाँ पर फला हुआ दिखाई नहीं देता है। ग्राउंड नट के केस में क्या होता है, जैसे ही पॉलिनेशन होगा, जैसे ही क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होने के बाद इसका जो ये गायनोफोर वाला पोर्शन जो है, ठीक है, गायनोफोर पोर्शन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, रस्सी नुमा संरचना बना लेगा। क्या बना लेगा वो, रस्सी नुमा संरचना, धागा नुमा संरचना बना लेता है। तो जैसे ये पॉलिनेशन होगा ये क्या कर लेगा, एक धागा नुमा संरचना बना लेगा, उसका महिला वाला जो पोर्शन है वो क्या करेगा, धागा नुमा संरचना बना लेगा। तो धागा नुमा संरचना बना लेगा, कितने दिन तक जिंदा रहेगा वो धागा, कितना दिन तक जिंदा रहेगा, बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, या बहुत दिन तक उसके ऊपर लगा हुआ नहीं रह सकता। जब ये पूरा इलांगेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके बाद यहाँ से ये टूट जाएगा, क्या होगा, टूटेगा। तो हम पेगिंग स्टेज से जस्ट पहले क्या किए रहते हैं, हम लोग मिट्टी चढ़ाए रहते हैं। क्या किए रहते हैं, मिट्टी। ग्राउंड नट में अर्थिंग अप किया जाता है, ये बात आप लोगों को पता होगा। तो मिट्टी चढ़ाए रहते हैं, और ये हमारे पास ग्राउंड नट में क्या है, हमको यहाँ पर रूट देखने के लिए मिल रहा है। क्या, रूट, मिट्टी चढ़ाए हुए हैं। अब ये नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद क्या हो जाएगा, ये रूट के साथ आकर के जुड़ जाएगा, रूट के साथ आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो इसकी कैपेसिटी होता है 1 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है, पौधे से अलग होकर के भी 1 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है। वो गिरेगा नीचे, हमारा सॉइल भुरभुरा था, भुरभुरा सॉइल होने के कारण नीचे आएगा, नीचे आने के बाद रूट से ज्वाइंट हो जाएगा, और रूट से ज्वाइंट होने के बाद रूट से उसको क्या मिलने लगता है, फिर पोषण मिलने लगता है। रूट के साथ ज्वाइंट हो गया जी, ठीक है, रूट के साथ उसको पोषण मिलने लगा। तो ये तो है महिला वाला पोर्शन, क्या है, महिला वाला पोर्शन है। तो ये कोहराम मचाएगी कि नहीं मचाएगी, कोहराम मचाएगी। तो कोहराम मचाने के कारण क्या करती है, यहाँ पर आकर के ऐसे पॉड बना लेगी, क्योंकि पॉलिनेशन तो हो चुका है उसका, ठीक है, पॉलिनेशन हो चुका है। ऊपर में जो फल बनाना था, अब ये क्या करेगी, नीचे में आकर के फल बनाने लगेगी। अब यहाँ पर हम लोगों को बीज देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, बीज। तो लगता फूल ऊपर में भैया, फल कहाँ पर लगता है, नीचे पर आकर के लगता है। तो ये जो गायनोफोर जो है वो रस्सी नुमा संरचना में कन्वर्ट होता है, इस स्थिति को कहते हैं पेग। क्या कहते हैं, पेग कहते हैं। अब वो जब जा करके नीचे में जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, पेगिंग। क्या कहेंगे, पेगिंग। तो वो जब नीचे में जा करके जुड़ रहा होगा, उसी समय पर हमको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगा। आया बात आप समझ में, क्या कहेंगे उसको, हम लोग पेगिंग स्टेज कहेंगे। ये हो गया हम लोगों का ग्राउंड नट। और एक क्या लिखें, एक आध तो और लिख लेते हैं, एक लास्ट लिखते हैं, एक आध कोई क्रॉप का। ग्राउंड नट भी हो गया, हाँ चलो लिख लो, ग्राम नहीं लिखेंगे, पल्सेस लिख लो, सभी दाल में लिख लो। ऑल लेग्यूम्स, ऑल लेग्यूम्स में लिखेंगे प्री फ्लावरिंग, हाँ प्री, जैसे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, ठीक है, वैसे ही प्री, प्री वेडिंग होता है, वैसे प्री फ्लावरिंग, प्री फ्लावरिंग ए नंबर पर। एक और लिख लेंगे बी नंबर पर, लिखेंगे पॉड डेवलपमेंट टाइम, पॉड डेवलपमेंट। यहां पर एक एक्सेप्शन है, यहां पर स्टार पॉइंट लगा करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी लिखना। पल्सेस क्रॉप शुड नॉट इरिगेट एट अ फ्लावरिंग स्टेज, पल्स क्रॉप शुड नॉट इरिगेट, pulse crop should not irrigate at flowering time, flowering time, because flower dropping problem, because flower dropping problem। दलहनी फसल को पुष्पन अवस्था पर सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्प गिरने लगते हैं। बाकी सारे क्रॉप में हम लोग देखेंगे तो पुष्पन अवस्था पर सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दाल वाली ही फसल ऐसा होता है जहां पर हमको पुष्पन अवस्था पर सिंचाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्प क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर प्री फ्लावरिंग लिखा हुआ हूँ और पॉड डेवलपमेंट टाइम लिखे। कितना क्रॉप हुआ है जी, 8 हुआ है। चलो जो भी बचा होगा उसको कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।